सुशील सर मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 11 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट्स को पूरा कवर करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, और ये बेसिकली हम लोग जो है एक्सरसाइज 10 को कवर करेंगे एनसीईआरटी का। और एक्सरसाइज 10 सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ लाइन, तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ प्लेन में एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। अगर मान लिया जाए एक्स एक्सिस से हो करके कोई रेखा क्रॉस कर रही है, इस रेखा को मैंने नाम दे दिया M1, ठीक है। इसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो ये कोण बना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है, इधर से जो आप मूव करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है, ठीक है। तो ये आप साइन समझिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई रेखा मान लेते हैं थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल। अर्थात ये जो एक्स एक्सिस के साथ बना कोण है इस रेखा का, वह एक्यूट एंगल है, अर्थात 90 डिग्री से कम है। और यहाँ पर एक दूसरी रेखा मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसका जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा हम लोग मेजर करेंगे वो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अर्थात 90 डिग्री से कोण ये बड़ा है। तो जब भी आप एक्स एक्सिस के साथ किसी लाइन का आप थीटा मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो ये थीटा होता है एक्स एक्सिस के साथ किसी रेखा द्वारा जो बनाया गया कोण होता है, उसी को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा का ढाल कहते हैं। तो इसका जो है इस रेखा का एक्स एक्सिस के साथ ढाल क्या है, M1 है, और इस रेखा का जो है एक्स एक्सिस के साथ ढाल कितना है, M2 है। तो इसका जो मान निकल करके आता है, यहाँ पे जो M1 का मान आएगा वह आएगा tan थीटा, ये धनात्मक आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह एक्यूट एंगल जनरेट किया है। और यहाँ पर जो M2 का मान निकल के आएगा वो माइनस का tan थीटा निकल के आएगा। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस के साथ जितना झुकाव बनाती है या जितना कोण बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं, और उसी को ढाल कहते हैं। यहाँ पर जो tan थीटा है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोला जाता है रेखा का प्रवणता, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, या दूसरे शब्दों में इसी को आप लोग कहेंगे रेखा का प्रवणता। रेखा का क्या कहेंगे, प्रवणता कहेंगे। तो इतना बात तो क्लियर हो गया होगा आपको कि रेखा का ढाल क्या है, रेखा का प्रवणता क्या है, ठीक है। इसमें दो मुख्य पॉइंट आपको दिमाग में रखना होता है। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमेशा कोण बनाना है, ठीक है। आपको एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपको कोण लेना है, और एक्स एक्सिस तथा लाइन के साथ क्लॉकवाइज दिशा में जो कोण मिलेगा उसको आपको नहीं यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। तो ये दो बात आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि कोई रेखा पे कोई दो बिंदु हैं तो उसकी सहायता से हम लोग किस प्रकार से उसका प्रवणता रूप का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक दूसरा फिगर मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो ये देखिए, ये क्या है, एक्स एक्सिस है,
और ये क्या है, वाई एक्सिस है। मान लिया गया है कोई एक लाइन पास हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपका कितना कोण बनाया गया है, थीटा मान लिया गया है। और ये तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बहिष्कोण, इससे हमें कोई लेना नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं इसी लाइन पर, ये जो लाइन पास हो रहा है एक्स एक्सिस से होकर के, यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स हैं। सपोज ये पॉइंट्स x1 y1 है और ये पॉइंट्स क्या है, x2 y2 है। ये दो पॉइंट्स गिवन है, मान लीजिए इस रेखा पर। ठीक है, इसको आप ऐसे सीधे मिला दीजिए, इसको आप ऐसे सीधे मिला दीजिए, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, और ये टोटल का डिस्टेंस आप क्या मान लीजिए, एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस है तो इसे मैं x2 नाम दे देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या नाम दे देता हूँ, x1, और ये पूरा डिस्टेंस मैं क्या मान लेता हूँ, y2, और ये नीचे वाला डिस्टेंस क्या नाम दे देता हूँ, y1 नाम दे देता हूँ। क्लियर है, कुछ नाम मान लिया जाए, a और ये b है, ये b है और ये क्या है, c है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रिंगल जो है निर्मित हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे इन राइट एंगल ट्रिंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी बी में। देखिए 90 डिग्री कोण बना, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में पहले ये मान निकाल लिया जाए। ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ x2 माइनस x1। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसका बात करें BC का, तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 हम लोग BC को लिखेंगे। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें tan थीटा क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो tan थीटा देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी क्लियर है, ये भी तो थीटा होगा, जितना यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, तो tan थीटा, ये थीटा थीटा दोनों इक्वल है, तो tan थीटा थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। क्लियर है। तो अगर हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएं, इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए अच्छे से, तो जो tan थीटा निकल के आता है वह लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। तो ये जो मान निकल के आया है ये y2 माइनस क्या होगा, y1 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस y2 है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y1 है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है BC, ये क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या मिला, y2 माइनस y1, और आधार क्या है, x2 माइनस x1। तो इसलिए यदि किसी रेखा पर कोई दो बिंदु स्थित हैं तो उनका हम लोग ढाल निकाल सकते हैं, अर्थात tan थीटा का जो मान निकल के आएगा y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। डियर स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है एकदम। ठीक है, tan थीटा इसके बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो अगर हमें दिया हो, दो बिंदु दिया हो, इफ़ एनी टू पॉइंट्स गिवन हो क्वेश्चंस में, तो उन 2 पॉइंट्स की मदद से हम लोग जो है ढाल निकाल सकते हैं, अर्थात tan थीटा का मान निकाल सकते हैं, अर्थात स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्लियर हो गया। अगला जो कंडीशन है इसको बहुत बारीकी से आप लोग समझिएगा। ये क्या कंडीशन इसमें बनता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, दो पैरेलल लाइन, ऐसे दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा है ये एंगल मान लिया, और ये जो है ये भी थीटा मान लिया, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन जनरेट होगा आप अच्छे से समझिएगा।
अगर यहाँ पे थीटा है, दो समांतर रेखाएं हैं, तो जब दो समांतर रेखाएं हैं तो इसके लिए जो यम1 का मान होगा, पहली रेखा के लिए यम1 का मान क्या होगा, tan थीटा होगा, और दूसरी रेखा के लिए जो यम2 का मान होगा ये भी tan थीटा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ टू लाइन आर पैरेलल, इफ़ टू लाइन आर पैरेलल देन यम1 इक्वल टू यम2। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के समांतर है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रही है, तो इसका मतलब दोनों का जो ढाल होगा वो बराबर होगा, अर्थात यम1 बराबर क्या होगा, यम2 होगा। यह एक बढ़िया कंडीशन है, इसको भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अब अगला जो कंडीशन है ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है, इसको बहुत बारीकी से आप समझिएगा। इसमें ये क्या कंडीशन बनता है तो ज़रा देखिए। अगर मान लिया जाए कि कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मान लिया ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये फर्स्ट लाइन है L1 है और ये सेकंड लाइन क्या है, L2 है। क्लियर है। अब ये डियर स्टूडेंट्स ये जो एंगल होगा ये आपको बताना होगा कितना होगा। यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये 90 और प्लस थीटा ये होगा बहिष्कोण का मान, 90 प्लस थीटा होगा। क्लियर है, ये तो आपको क्लियर होगा। ये दो लाइन है, आपको क्लियर हो रहा है। इस पहली लाइन के लिए जो यम1 का मान होगा वो कितना होगा, tan थीटा होगा। लेकिन इस दूसरी लाइन के लिए, ये जो दूसरी लाइन है यहाँ जो देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल रिप्रेजेंट किया है, 90 प्लस थीटा का। तो यम2 इसके लिए क्या होगा, यम2 होगा tan 90 प्लस थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का cot थीटा होता है। तो अगर हम लोग यम1 और यम2 में रिलेशन प्राप्त करना चाहें तो यम1 गुणे यम2, तो यम1 गुणे यम2 किया जाएगा, तो यम1 का मान देख रहे हैं कितना है, tan थीटा है, और यम2 का मान क्या है, माइनस का cot थीटा है। तो यम1 गुणे यम2 बराबर tan थीटा गुणे -1/, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा को 1/tan थीटा। देखिए tan से tan समाप्त हो गया, तो यहाँ पर एक बढ़िया सा रिजल्ट हमें मिल गया, यम1 गुणे यम2 बराबर -1। तो देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट हमको प्राप्त हो गया। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, अर्थात 90 डिग्री पे काट रही हैं, तो यम1 और यम2 में जो रिलेशन बनता है वो -1 का रिलेशन बनता है। यहाँ से हम लोग यम1 का मान निकाल सकते हैं -1/यम2, ठीक है, और यम2 का भी आप मान निकाल सकते हैं -1/यम1, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्वरूप होता है इसमें। हाँ, अगला जो है एक्यूट एंगल के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए कितना बढ़िया सा एक और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसका जो है स्लोप यम1 मैंने दे दिया, और एक और रेखा ऐसे पास हुई है, इसको मैंने, इसका जो स्लोप है यम2 मैंने दे दिया, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मान लीजिए अल्फा कोण बना रही हैं, मतलब यह एक्यूट एंगल की कंडीशन में बता रहा हूँ। दो रेखाएं एक दूसरे से मतलब न्यून कोण पे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरी ये मतलब नहीं काट रही हैं, एक्यूट एंगल की दशा में। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम एंगल जब यहाँ पर जनरेट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग tan अल्फ़ा का फार्मूला क्या निकाल सकते हैं। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो ये मान लेते हैं कि बीटा है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो जो tan अल्फ़ा होगा, tan अल्फ़ा के लिए यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, tan अल्फ़ा का जो मान हमेशा आएगा वो धनात्मक आएगा, और वो किस प्रकार से आएगा, m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। हमेशा इसको मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे।
मॉडुलस के अंदर लिखने से ये फ़ायदा है, इससे जो भी मान कैलकुलेशन करेंगे उसको बाहर निकालेंगे तो हमेशा वो प्लस में ही आएगा। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। अगर m1 m2 हमको पता है तो tan अल्फ़ा निकालना है तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 भी आप लिख सकते हैं, 1 प्लस m1 m2। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगला जो कंडीशन होता है कोलिनियर का, तो कोलिनियर कैसे हम लोग दिखाएंगे। सपोज मान लेते हैं कोई रेखा है और इस पर 3 बिंदु स्थित हैं A, B और C। तो कोलिनियर का केस ये भी होता था, अगर मान लीजिए A से C तक का जो डिस्टेंस है वह अगर AB प्लस BC के डिस्टेंस के बराबर हो जाए तब भी ये रेखाएं क्या होंगी, कोलिनियर होंगी, संरेख होंगी। लेकिन इस कंडीशन को अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप सीधा सीधा दिखा दीजिए। आप सीधा सीधा स्लोप ऑफ AB जितना होगा वह स्लोप ऑफ AC के बराबर होगा। स्लोप ऑफ AC अर्थात A से B तक का आप स्लोप निकाल दें, ठीक है, और A से C तक का स्लोप निकाल दें। अगर यह दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया ये रेखाएं, ये बिंदु क्या है, कोलिनियर है अर्थात संरेख है। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आपको यही दिखाना है, अगर 3 पॉइंट्स दिया हो, 3 बिंदु दिया हो, किसी रेखा पर स्थित है, आपको उसको संरेख अगर दिखाना है तो आप क्या करिएगा, स्लोप ऑफ AB निकाल लीजिएगा और स्लोप ऑफ AC निकाल लीजिएगा। दोनों बराबर है तो ये रेखाएं क्या है, कोलिनियर होंगी। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसको हैशटैग लगा के मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है y बराबर क्या होता है, 0 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0, ठीक। इसका जो सेकंड होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसमें x बराबर क्या होता है, 0 होता है। मतलब x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0, ठीक, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 0 होता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है एक और फार्मूला पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस और ये y एक्सिस, कोई लाइन पास हो रही है और x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रही है और इस पर एक कोई बिंदु है A करके है, वो x1 है और y1 है। तो अगर हमको थीटा दिया हो और x1 y1 दिया हो तो हमको इसमें रिलेशन अगर बनाना हो तो क्या हम लोग रिलेशन बनाएंगे। मान लीजिए है m1 है और m1 अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि m1 बराबर होता है tan थीटा, m बराबर क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा का मान भी हम लोगों ने पढ़ा है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक बिंदु दिया है तो उसके लिए हम लोग जो फार्मूला बनाएंगे अर्थात समीकरण बनाएंगे वो किस प्रकार से समीकरण होगा। तो अगर यह x1 y1 है तो एक दूसरा पॉइंट यहीं पे मान लेते हैं, कोई P होगा, x कामा y होगा। समीकरण बनाने के लिए इसी के जैसा एक और पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, x कामा y। तो जब इसका हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो ये इक्वेशन क्या आता है, y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 बराबर m, x माइनस x1, अर्थात कोई एक पॉइंट अगर दिया हो और उसका हमें समीकरण बनाना हो और ये ढाल पता हो तो हम लोग y माइनस y1 बराबर m, x माइनस x1 लेते हैं। इसका सेकेंड रूप ये भी होता है कि y माइनस y1 बराबर m को आप क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और यहाँ कोष्ट में x माइनस क्या हो जाएगा, x1 होता है, ठीक है। ये भी इसी का ही रूप होता है। तो ये फार्मूला भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण आप जब भी बनाइएगा तो आप इसी को लीजिएगा, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जो है इसका इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म का जो है इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म किसी रेखा का किस प्रकार से आप निकालते हैं। ये वाई एक्स का ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये मैंने मान लिया ये कितना है, डिस्टेंस सी है, यही इसका होता है इंटरसेप्ट। ये सी जो है ये इंटरसेप्ट है। क्या है, इंटरसेप्ट। मान लीजिए अगर आपको गिवन है, प्रश्न में गिवन है और इस रेखा का ढाल आपको पता हो, यम क्या होता है, इसका स्लोप। किसी रेखा का स्लोप अगर पता है और उसका इंटरसेप्ट पता है, वो कितनी दूरी पे वाई एक्सिस से होकर के जा रही है, तो आप इसका सीधा सीधा ये पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं, 0, सी। 0, क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो अभी अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है कि y माइनस वाई वन बराबर यम और x माइनस x1। ये फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है पीछे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, x1 वाई वन की जगह क्या होगा, c होगा बराबर यम और x माइनस x1 की जगह क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से y माइनस सी बराबर यम एक्स हो गया, अर्थात y बराबर क्या हो गया, यम एक्स प्लस सी हो गया। तो ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड दिया हो और अगर हमें क्या कहते हैं ये इसका स्लोप गिवन है, तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक और इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है, ये आपको देख लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है और पास आउट हो रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो ये मान लेते हैं ये ए डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और ये डिस्टेंस क्या है, बी है। तो वही कॉमन सी बात है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा a, 0 होगा और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, 0, b होगा। ठीक है, और ये ओरिजिन पॉइंट से 0, 0 होगा। तो यहाँ से देखिए स्लोप ऑफ लाइन अगर हम लोग लिखाना, ये लाइन का स्लोप अगर हम लोग फाइंड करने का प्रयास करें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन आपको जो मिलेगा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिएगा, x1 y1 और ये x2 y2। तो अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा है y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1। तो y2 देखिए क्या है, b है, माइनस y1 क्या है, 0 है और बटे x2 क्या है, 0 है, x1 क्या है, माइनस का ये है। तो रिजल्ट क्या मिला, माइनस b बटे a मिल गया। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिए। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या मिला, माइनस b बटे a मिला। तो अब हम लोग जो है इक्वेशन अभी पढ़े हैं y माइनस वाई वन बराबर यम और x माइनस x1। क्लियर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, y माइनस वाई वन की जगह मैं क्या रखूँगा, x1 y1 देख सकते हैं 0 और यम की जगह क्या रखेंगे, माइनस b बटे a और x माइनस x1 की जगह क्या रखा जाएगा, x1 की जगह रखा जाएगा a। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो y बराबर माइनस बी एक्स बटे a, अब प्लस का क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाई बराबर माइनस का बी एक्स और प्लस का ए बी। इसका इसमें गुणा कर लीजिए, ए बी बटे ए करेंगे ना, इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये वाई बराबर क्या है, माइनस का बी एक्स है, ए का इसमें गुणा होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, ए बी बटे में ए का इधर जाके गुणा हो गया तो ए वाई। आप समझ रहे हैं ना इसको। तो यहाँ से देखिए ये बी वाले को अगर मैं इधर करूँगा इस साइड में, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब ए बी से सभी पदों में मैं डिवाइड कर दूंगा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो कितना बढ़िया इक्वेशन प्राप्त हो गया, बी से बी कट गया, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी और इक्वल में क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन पास हो रही है और उसका हमें डिस्टेंस प्राप्त है और वाई एक्सिस पे ये कितना डिस्टेंस है,
तो अंतःखंड रूप का ये समीकरण बनाया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगला जो फार्मूला इसमें बनाने का प्रयास करते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म, लंब रूप का समीकरण। तो यहाँ से आप सीधे सीधे देखिए, बहुत आसान है, बस एक बार देखिए। यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पास हो रही है कोई लाइन, ठीक है, और इस पर मैंने सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लंब। ये मान लिया मैंने एंगल अल्फ़ा, और यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस बात का हमेशा याद रखिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये भी मान लीजिए कुछ एंगल होगा। तो अब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस का ये पूरा ए मान लिया, और ये पूरा का पूरा ये वाला डिस्टेंस है, ये कितना है, बी मान लिया। ठीक, अब ये जो पॉइंट्स है ए है, और ये पूरा बी है, और यहाँ का पॉइंट्स क्या है, सी है, और ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये ओरिजिन है, तो आपका क्या होगा, 0 0 होगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज देखेंगे, इन ट्रिंगल ओ बी ए, ये वाला ओ है, ठीक है, ओ बी ए। तो ओ बी ए में क्या मिलेगा, ओ बी ए में इसके सामने का भुजा ये लंब हो गया। तो अगर ये लंब हो गया तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, ये वाला नीचे वाला क्या होगा, ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, सेक अल्फ़ा। सेक अल्फ़ा क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होगा, आधार। तो यहाँ कर्ण का काम कौन सा कर रहा है, ए कर रहा है, और आधार का काम कौन कर रहा है, ये पी कर रहा है। ये वाला पूरा का पूरा मैंने क्या मान लिया है, पी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो उसको मैंने नाम से ही रख दिया पी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ए का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, पी सेक अल्फ़ा हो जाएगा। ए का मान क्या मिला, पी सेक अल्फ़ा, ए का मान मिला। इसी प्रकार से इन ट्रिंगल ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में जब आप देखिएगा तो आपको वही फार्मूला लगाइए। यहाँ पे ये देखिए क्या है, पूरा यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पर हम लोग जब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे ओ बी सी में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये क्या होगा, बी जो है हाइपोटेनियस है, और ये पी जो है इसका क्या है, ये बेस है, और यहाँ पे थीटा बना ना, यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, थीटा के सामने का ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ वाला कोण कितने का होगा, यहाँ वाला कोण, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा का होगा। तो आपको फार्मूला यहाँ पे लगाना है, सेक 90 माइनस अल्फ़ा। ये पूरा का पूरा अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितने का है, 90 का है। ये पूरा यहाँ से यहाँ 90 है ना ये पूरा, तो अगर ये नीचे से अल्फ़ा है तो ये वाला जो बीच वाला है ऐसे करके गया है, ये आपको दिख रहा है, ये मतलब इसमें का क्या होगा, 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो वही फार्मूला लगाइएगा आप, कर्ण बटे आधार का, सेक का वही फार्मूला ही होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है आपका यहाँ पे, तो कर्ण है ये, कर्ण हम लोग किसको मानेंगे, बी को, और आधार हम लोग किसको मानेंगे, पी को मानेंगे। क्लियर है। और ये सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फ़ा। तो b की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो p कोसेक अल्फ़ा आ गई। तो देखिए b का भी मान आ गया, और यहाँ पर क्या मान आ गया, a का भी मान आ गया। तो अब ये फाइनली जो है, फाइनली इस AC के इक्वेशन में रखेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ AC अगर निकाला जाएगा तो फाइनली जब उसमें रखा जाएगा तो अंतःखंड रूप का समीकरण क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर क्या, 1 होता है। तो एक्स अपान ए की जगह क्या हो जाएगा, पी सेक अल्फ़ा प्लस वाई अपान बी की जगह क्या हो जाएगा, पी कोसेक अल्फ़ा, और बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यक्स एस से अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो कास अल्फ़ा हो गया,
प्लस वाई कोसेक अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया। दोनों के नीचे पी है, पी रहने दीजिए एक, तो पी एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स कास अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बटे पी बराबर 1। तो पी का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी। तो यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और यह नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। ठीक, तो मैंने पूरे जितने भी फार्मूले होते हैं मैंने बहुत अच्छे से सभी फार्मूलों को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। और ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। अगर आप नए हैं तो सुशील सर मैथ को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।